क्योंकि स्टॉक 2 के अंदर CD की देखो टोटल 75 क्वांटिटी दिखा रखी है, बट ध्यान से देखो गौर से, ये जो CD है ये राइटेक्स की है जो 50 है, और ये CD है T सीरीज़ की है जो 25 है, और हम तो कैटेगरी वाइज बना रहे हैं ना, तो हमारे पास स्टॉक के अंदर भी CD यहाँ पे राइटेक्स की आनी चाहिए कितनी है, और CD दोबारा T सीरीज़ की कितनी है। तो हमारे पास सभी कैटेगरीज का स्टॉक अलग अलग होना चाहिए। साथियों, स्टॉक मैनेजमेंट के दौरान हम सीख रहे हैं कैटेगरी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करना, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक तो मैनेज कर लिया था, बट हमने उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया था। हमको कैटेगरी वाइज स्टॉक चाहिए, और उसको हमने फुल्ली ऑटोमेटिक भी नहीं बनाया था। तो आज हम उसी को उठाते हैं और उस फाइल को हम फुल्ली ऑटोमेटिक और डायनेमिक किस प्रकार से करेंगे, इसके हम बहुत सारे मेथड यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इसको फुल्ली ऑटोमेटिक और डायनेमिक बनाने के लिए हम सीधा बिल नंबर से एंटर कराते हैं। अब देखो यहाँ पे बिल नंबर आपको दिख रहा है 104 नंबर है ना, किसका, सेल का। और परचेज का देखें तो लास्ट बिल नंबर एंट्री करी हमने 103 नंबर की। देखो दिखाता हूँ, परचेज के अंदर लास्ट बिल नंबर 103 की एंट्री करी है, और सेल के अंदर लास्ट बिल नंबर 104 की एंट्री करी है। तो कैसे उठाएंगे, देखो सीधा सीधा हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे VLOOKUP का। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको डिलीट कराता हूँ, और फॉर्मूला किस प्रकार से लगाएंगे। देखो हमको सबसे पहले परचेज का ये लास्ट बिल नंबर ये चाहिए ना, किस प्रकार से ले लास्ट बिल नंबर, VLOOKUP कैसे लगाए, हम सीरियल नंबर से लगाएंगे। देखो यहाँ पे आते हैं, मैं करता हूँ इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, लुकअप वैल्यू के अंदर यदि हम यहाँ पे डालें 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, नहीं समझे, देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर यदि हम यहाँ पे 3 नंबर डाल देते तो ये बिल आता है, 5 डालते हैं तो ये आता है, यानी कि ये मैक्सिमम जो होगा उसी के सामने का तो हमको चाहिए। यहाँ पे जो भी बिल नंबर होगा वो कैसे आएगा, वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे अगर ये सीरियल नंबर 6 होगा 5 के बाद है ना, तो जब 6 होगा तो 6 इस सीरियल नंबर में सबसे ज़्यादा बड़ा अंक है, और उसके सामने की वैल्यू आ जाए यहाँ पे। तब देखो यहाँ पे हम कराते हैं इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे बड़ी संख्या क्या है, नहीं पता है हमको क्या है सबसे बड़ी संख्या। देन हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, हम मैक्स फॉर्मूला यूज़ कराएंगे। और किसका मैक्स चाहिए हमको, परचेज बुक का, इसका हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए जहाँ तक भी हमने डालना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ A50 तक, क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू, जो मैक्सिमम होगा वो लुकअप वैल्यू उठा लेगा यहाँ से। कोमा टेबल एरे वो भी हम यहीं से ले लेते हैं, हमको बिल नंबर चाहिए तो 2 ही कॉलम रखेंगे, बस इन्हीं को सेलेक्ट करा लेंगे। यहाँ भी मैं इसको फिक्स करा देता हूँ, यहाँ पे 50 करा के, देखो यहाँ भी 50 तक था, यहाँ भी 50 तक ले लिया, टेबल एरे हो गई। उसके बाद मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में पहला और दूसरा ही तो कॉलम उठाना हमने, कॉलम नंबर 2 उठा लेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज कराएंगे, और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे 103 नंबर आ गया। यदि वहाँ पे कोई दूसरा नंबर आता है, मैं यहाँ पे बिल नंबर डालता हूँ 105, तो देखो यहाँ पे जैसे बिल नंबर डाला तो ये सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो गया। 6 नंबर पे 105 बिल नंबर अभी यहाँ पे दिखाना चाहिए, लास्ट परचेज का दिखा रहा है यहाँ पे, चलो हो गया काम। अब हम सेल पे क्लिक करें तो ये भी 105 दिखा रहा है, सेल का तो चल ही नहीं रहा। फिर इसी प्रकार से हम VLOOKUP यूज कर लेंगे सेल का। तो एक बार मैं इसी फॉर्मूले को कंप्लीट यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ, Ctrl+C, और इसमें हम एडिट कराएंगे। मैं यहाँ पे कराऊँ इफ यदि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लिखा हो परचेज, इस सेल के अंदर ये सेल बराबर हो परचेज, देन हमारा ये VLOOKUP का फॉर्मूला चल जाए। अदरवाइज अभी हमने कॉपी किया था उसको करा देंगे पेस्ट। तो यदि H2 के अंदर परचेज लिखा है तो ये VLOOKUP आ गया, वरना हमारा कहाँ से आ जाए, ये दूसरे वाले VLOOKUP के अंदर हम यहाँ पे सेल का डाल देंगे। तो यहाँ से दूसरा VLOOKUP शुरू हो रहा है, ये काउंट करेगा यहाँ से किसका, सेल बुक का। तो यहाँ पे हम यूज करा लें सेल, ये मैक्स भी हट गया, यहाँ से मैक्स पूरा कराता हूँ और यहाँ पे करा देता हूँ सेल। तो ये हो गया सेल बुक का, इधर से कॉलन भी हमारा हट गया था। ठीक है, और एक हमने इसमें यहाँ पे चेंज कराना, देखो ये दिख रहा है परचेज, इसको भी हमने सेल ही करा लेना है कि दोनों जगह हमारे पास सेल से ही आएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेल करा देता हूँ।
बस इतना ही कराना है और लास्ट में करा देंगे हम इफ की ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये 104 सेल का आ गया, परचेज का 105 है, सेल का लास्ट बिल 104 है। अब बार बार हम परचेज बुक में या सेल बुक में या स्टॉक में जाने के लिए देखो हम सीट पे यहाँ पे क्लिक कराते हैं, तो हम ऐसा करें कि यहाँ पे क्लिक ना कराना पड़े, हम सीधा इन पे क्लिक करा के इन बटन से चले जाएं। तो इस बटन पे हम लिंक बना देंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे यहाँ पे लिंक पे क्लिक, और इसका लिंक हमने किससे बनाना है, पहले से इन दिस डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट में हमने परचेज बुक का यहाँ पे लिंक बना देना है। देन यहाँ पे परचेज बुक ढूंढेंगे हमारे पास, ये रही परचेज बुक, क्लिक करा के ओके करा लेंगे, इसका लिंक बन गया। इसी प्रकार इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे, लिंक इसका हमने कराना है सेल से, ये रही हमारे पास सेल बुक, देन ओके। इसका हमने कराना है स्टॉक से, राइट क्लिक यूज़ करेंगे, लिंक, और इसका करा देंगे हम स्टॉक से, देन ओके। तो अब देखो कि इनके ऊपर लिंक क्रिएट हो चुके हैं हमारे, है ना। इस पर क्लिक कराता हूँ, परचेज पे जाएगा, वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे, इस पर करेंगे सेल में चला जाएगा। अब इन सभी को यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने क्लिक करा लेना है और करा लेना कॉपी। अब चलेंगे सीधा हम परचेज में, यहाँ पे आके करा देते हैं पेस्ट, इनको हम सही से एडजस्ट करा देंगे, क्लियर। इसी प्रकार सेल में चलते हैं, सेल में भी इसको यहाँ पे पेस्ट करा लेंगे, सभी जगह हमारे लिंक हो जाएंगे जनरेट। तो स्टॉक में यहाँ से पेस्ट करा के इसको भी हम स्टॉक में रखा देते हैं, ठीक है। सीधा सीधा सेल में जाना है, परचेज में, सेल में, स्टॉक में, फिर से वापस हमने परचेज में आना है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एक बटन और बना सकते हैं डैशबोर्ड का, या फिर यहाँ पे हम बना दें होम का बटन। इसके लिए एक शेप और बना लेते हैं हम, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे शेप, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ये वाली शेप, ठीक है, और ड्रॉ करा देते हैं। और इसके ऊपर हम नाम दे देंगे, इसका भी एक नाम डाल देते हैं ना, तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट के अंदर करा देता हूँ बैक, ये हो जाएगा हमारा बैक बटन। और इसको भी हम फॉर्मेट करा सकते हैं, कंट्रोल बी, सेंटर अलाइन बोल्ड करा लेंगे, साइज बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, अच्छा दिखेगा, क्लियर। ये लीजिए हमारा बैक बटन बन गया। इसके ऊपर हम लिंक लगा दें, राइट क्लिक यूज करके लिंक पे जाएंगे और इस पे सीधा हम डैशबोर्ड का लिंक लगा देते हैं, क्लियर। इसको भी यहाँ से कॉपी करा लेंगे, कंट्रोल सी, और जहाँ भी जाना है, परचेज में लग गया, सेल में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करा लेंगे, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। अब स्टॉक में यहाँ भी पेस्ट करा देते हैं। अब हमने बैक होम में भी जाना है, देन यहाँ भी पेस्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको होम पे आने की, क्योंकि सब जगह से हम होम पे आ रहे हैं। तो यहाँ तो देखो क्लिक करेंगे तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे बैक की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बेशक से हटा दें या यहाँ पे पड़ा रहने दें, कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ से जा सकते हैं, परचेज, बैक, सेल, सेल से हमने स्टॉक में जाना है, वहाँ से बैक आना है। तो ये अच्छा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ और हमने रह गई थी लास्ट वीडियो में, हमने यहाँ पे देखो आपको परचेज और सेल्स निकालना बताया था, बट वो हमने इसके ऊपर बताया था। अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है आपसे, क्या गलती हो सकती है, इस चीज़ को देखो। ये यहाँ पे शायद मैंने मैनुअल लिखी है, अभी मैं इसको हटाता हूँ। CD देखो यहाँ पे 75 दिखा रहा है, क्लियर। हम परचेज में चल के देखते हैं CD हमारे पास कितनी है। हमारे पास देखो यहाँ पे 50 यहाँ पे है और 25 यहाँ पे है, 2 बार खरीदी है ना, टोटल होगी 75। बट एक्चुअल में 75 CD हमारे पास यूनिक आइटम नहीं है, क्योंकि स्टॉक 2 के अंदर CD की देखो टोटल 75 क्वांटिटी दिखा रखी है। बट ध्यान से देखो गौर से, ये जो CD है ये राइटेक्स की है जो 50 है, और ये CD है T सीरीज़ की है जो 25 है। और हम तो कैटेगरी वाइज बना रहे हैं ना, तो हमारे पास स्टॉक के अंदर भी CD यहाँ पे राइटेक्स की आनी चाहिए कितनी है, और CD दोबारा T सीरीज़ की कितनी है। तो हमारे पास सभी कैटेगरीज का स्टॉक अलग अलग होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपको यहाँ पे स्टॉक लेना बताया था, उसको हमने कैटेगरी वाइज नहीं बताया था। तो कैटेगरी वाइज के लिए हमने ये मैक्रो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये अपडेट वाला, ध्यान में आ रहा है ना। ये मैक्रो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोबारा, मैंने मैक्रो डिलीट कर दिया। कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए देखो मैंने 4 क्राइटेरिया लिए थे, है ना। इन चारों क्राइटेरिया पे हमने लेना है। सिंपली हम यहाँ पे मैक्रो पे चलते हैं, डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं अपडेट, ओके करा लेंगे। अब क्या अपडेट करना है हमने, वापस से वही डेटा में जाके हम करेंगे यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। इस बार लिस्ट रेंज हमने ये नहीं उठानी है, हमने लिस्ट रेंज सारी उठानी है, चारों की चारों। हमने कोई यूनिक आइटम्स ही लेने हैं ना यहाँ पे, तो जहाँ तक की भी लिस्ट रेंज हमने उठानी है पूरी लिस्ट अपनी सेलेक्ट करा लें लास्ट तक। क्राइटेरिया के अंदर
हमने क्राइटेरिया इस बार ये सारे ही दे देने और कॉपी टू में हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा लेंगे बस, और यूनिक पे करके ओके करा लेंगे तो हमारे पास वो सारे के सारे आइटम पेस्ट हो जाएंगे। बट आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सारे के सारे पेस्ट नहीं हुए। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुए। पहले हम इस मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं। स्टॉप मैक्रो कब पेस्ट होते, जब यहाँ पे यदि कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैक्रो जैसे ही रन हो तो पहले जो यहाँ पे हैं वो क्लियर हो और फिर दोबारा से यहाँ पे प्रिंट हो जाए, दोबारा से यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना था, पहले इनको डिलीट कराना था और डिलीट कराने के बाद हमने फिर यहाँ पे पेस्ट कराना था। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। मैक्रो में जाएंगे और अपडेट वाले मैक्रो को हम यहाँ से एडिट करा लेंगे। देखो मैक्रो तो हमारा सही चल रहा है, बट अब हमने क्या कराना है, हमने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो रिकॉर्ड करनी है। हमने कराना है यहाँ पे रेंज, कहाँ से कहाँ तक की रेंज, ये रेंज है हमारी ये C3 से और F30 तक। कितना लिया था हमने, F29 लिया था ना, यहाँ तक की पहले क्लियर हो जाए। तो हम करेंगे रेंज C3 कोलन F20 या 30 या 50, जहाँ तक भी आप क्लियर करना चाहें वहाँ तक क्लियर करा सकते हैं। डॉट डिलीट कंटेंट, डिलीट नहीं होगा, क्लियर कंटेंट हम करेंगे, फॉर्मेट क्लियर नहीं करेंगे। अगर हमने ओनली क्लियर कर दिया तो पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। हमने फॉर्मेट नहीं करना है, हमने क्लियर कंटेंट करना है सिर्फ, बस इतना ही कराना है। यही कोड लिखना था। इसको क्लोज करा देते हैं और इसके ऊपर उस मैक्रो को असाइन करा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और अपडेट वाले को ओके करा देते हैं। अब जब भी इस मैक्रो को चलाएंगे तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कराएंगे तो देखो हमारा सारा डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। जैसे नया आइटम जुड़ेगा यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी। अब देखो CD हमारे पास यहाँ पे 2 जगह आ रही है क्योंकि दोनों यूनिक हैं, डुप्लीकेट नहीं है। ये CD राइटेक्स कंपनी की है, ये T सीरीज़ की है, और दोनों की अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे दोनों जगह 75-75 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने सम इफ का जो फंक्शन लगाया था उसमें भी हमने यही चीज़ की थी। सम इफ के फंक्शन में जो हमने रेंज ली थी, लुकअप रेंज, वो देखो हमने सिर्फ आइटम वाली ली थी। कौन सी, हमने परचेज बुक के अंदर से सिर्फ ये उठाई थी और सेल बुक के अंदर से भी हमने आइटम उठाया था। लेकिन इस बार ये नहीं होगी, ये होगी तो देखो दोनों को टोटल दिखाएगा ही दिखाएगा। हमको तो सिर्फ इसी का टोटल चाहिए, जितनी भी CD राइटेक्स की हो 4 GB की, उन्हीं का टोटल लेना है। तब हम रेंज और क्राइटेरिया ये वाला डालेंगे, ठीक है ना। तब वापस से चलते हैं हम यहाँ पे स्टॉक के अंदर और इसमें एडिट कराएंगे। जो हमारा क्राइटेरिया था और रेंज थी दोनों चेंज करेंगे। या फिर मैं इस फंक्शन को शुरू से आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं कराता हूँ यहाँ पे इक्वल सम इफ, और सम इफ के अंदर रेंज, देखो हम परचेज बुक के अंदर से ये रेंज उठाई थी ना, अब ये नहीं उठाएंगे रेंज, हम रेंज ये वाली उठाएंगे। क्लियर, कोमा लगाएंगे। इसके लिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारे पास स्टॉक के अंदर ही है। देखो स्टॉक के अंदर क्राइटेरिया ये है, क्योंकि ये क्राइटेरिया यूनिक क्राइटेरिया ये भी है ना, कि आइटम हमारे सारे यूनिक आइटम है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आइटम नेम आएंगे। और सम रेंज, सम रेंज हमारी क्वांटिटी की सम रेंज हो जाएगी। ये वाली हम सम रेंज उठा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं ब्रैकेट क्लोज कराता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज हमने सेलेक्ट करी है दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे पहले हमने देख E29 तक करी थी, ये भी E29 तक बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है हमारे पास। हमने रेंज तो हेडर रो से ले ली है और क्राइटेरिया हमने नीचे वाला लिया था, है ना। तब हम इसको भी नीचे वाली रेंज पे चलेंगे। 3 की बजाय इसको मैं 4 नंबर रो से लेता हूँ और इसको भी मैं 4 नंबर रो से लेता हूँ और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारा यहाँ पे तो आ गया, बट इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारी रेंज यहाँ पे जाएगी, रिलेटिव लेगा। इसको फिक्स कराना है तो पहली वाली रेंज को हम यहाँ पे फिक्स करा लेंगे और दूसरी वाली को भी यहाँ पे फिक्स करा लेंगे। क्राइटेरिया को नहीं कराना है, बस इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे जी। आ गई दोनों की अलग अलग। ये CD 50 की थी और ये 25 की थी। ये 10 भी की है, ये भी 10 भी की है। क्यों भी की है, क्योंकि यहाँ भी हमने सेल के लिए भी ये वाली हमने रेंज ले रखी है, तो इसमें भी हमको ये वाली लेनी पड़ेगी। तो फटाफट मैं इसी फॉर्मूले में एडिट करा देता हूँ। या फिर इसको भी हम दोबारा लगाना चाहें तो इस फॉर्मूले को भी दोबारा लगा सकते हैं। लीजिए हमने दोबारा से लगा लिया। सिर्फ हमने क्या बेचा है अब तक, CD बेची है 7। ये भी अपडेट हो गया, फुल्ली डायनेमिक यहाँ तक चल रहा है, क्योंकि हमने अब कैटेगरी वाइज भी इनकी टोटल सेल और टोटल स्टॉक यहाँ पे निकाल दिया है।
अब आता है डैशबोर्ड के ऊपर। हम कोई भी आइटम जब बेच रहे हैं तो वो आइटम हमारा आउट ऑफ स्टॉक दिखा दे, क्योंकि यदि स्टॉक में नहीं है, हम यहाँ पे बेचना चाह रहे हैं मान लीजिए CD, और मैं यहाँ पे डाल दूँ 12 के हिसाब से बेच के क्वांटिटी 10 डाल देता हूँ, और यदि हमारे पास वो चीज़ स्टॉक में ही नहीं है देन तब क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम क्वांटिटी डालें जिस भी ब्रांड की, वो यदि स्टॉक में अवेलेबल है तो ठीक है, वरना यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाए कि आउट ऑफ स्टॉक। मैसेज यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे कहीं भी हमें एक मैसेज यूज़ करा ले, मैं यहाँ पे मैसेज यूज़ करा लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि स्टॉक में कितनी है ना, क्या ये आइटम हमारा स्टॉक में कितना है। जैसे हम CD ब्रांड वगैरह डालेंगे तो ये बनेगा अपने आप। जब आइटम कोड जनरेट हो जाएगा तो इस आइटम कोड का हमको पता चल जाएगा ये स्टॉक में कितना है। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन यूज़। VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू हम इसको देंगे, टेबल एरे स्टॉक के अंदर जाएंगे और हम ये वाला टेबल एरे दे देंगे, पूरा का पूरा डाल दिया जहाँ तक भी हमारे पास टेबल एरे है। उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कॉलम है हमारे पास स्टॉक के लिए, तो हम यहाँ पे 8 नंबर कॉलम यूज़ कराएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल 25 हमारे पास CD बची हुई है। अब यदि 25 से ज़्यादा यहाँ पे डलती है तब उस स्थिति में आउट ऑफ दिखा दे स्टॉक कितना बच रहा है। देन हम यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर आएंगे और इधर हम करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट कि यदि ये जो हमने क्वांटिटी डाली है ये वाली क्वांटिटी हमारी बड़ी है किससे, ग्रेटर देन VLOOKUP से ज़्यादा है, क्योंकि VLOOKUP का फॉर्मूला तो स्टॉक दिखा रहा है ना, तो स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी यदि यहाँ पे डली है तब यहाँ पे आ जाए लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, अदरवाइज यहाँ पे लिखा आ जाए अवेलेबल। बस ब्रैकेट क्लोज इफ की और एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये कह रहा है अवेलेबल। अब इस पे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, इसको मैं बोल्ड करा देता हूँ। और कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए हम होम में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, और इधर से हम चुनेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और इसके अंदर मैं लिखूँ यहाँ पे अवेलेबल AVAILABLE, जो स्पेलिंग हमारी यहाँ इस सेल के अंदर है वो स्पेलिंग यहाँ पे डालें। यदि अवेलेबल है तो ये फॉर्मेट हमारा दिखा दे फ़ॉन्ट कलर ग्रीन, ठीक है, ओके। और यदि आउट ऑफ स्टॉक है देन फिर से हम यहीं पे जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट, यहाँ पे लिखें आउट ऑफ स्टॉक, देन यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ जाए यहाँ पे कलर रेड, ओके और ओके। अब देखो अवेलेबल है हमारे पास दिखा रहा है कि ये चीज़ अवेलेबल है, और यदि यहाँ पे हम एक ही क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं तो यहाँ पे अब आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये वाला ब्रांड या ये कैटेगरी इस आइटम की हमारे पास स्टॉक में नहीं है। क्या CD है वहाँ पे, CD डाल के देखते हैं। CD हमारे पास ये ब्रांड ही नहीं है वहाँ पे, है ना। राइटेक्स की 8 GB की CD नहीं है। CD कौन सी हो सकती है वहाँ पे, 4 GB की, देखें 4 GB की CD अवेलेबल हैं। अब ये भी देखना है यहाँ पे कितनी अवेलेबल है, देन हम यहाँ पे यूज़ भी करा सकते हैं फंक्शन कितनी अवेलेबल है। टोटल स्टॉक में से हम यहाँ पे जो डाल रहे हैं वो माइनस करा दे। तो स्टॉक हमने कैसे लिया था, स्टॉक हमने यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन से लिया था, है ना। तो यहाँ से मैं ये VLOOKUP फंक्शन पूरा का पूरा करा लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इधर आकर के मैं कराऊँ इक्वल पेस्ट माइनस हम करा दें क्वांटिटी को, बस इतना ही तो कराना है। एंटर प्रेस करा लेंगे। 17 और है अभी हमारे पास। यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं डला हुआ है डिलीट, तो टोटल 43 है। हम इस हिसाब से क्वांटिटी चुन सकते हैं। हमने यहाँ पे 27 क्वांटिटी डाल दी तो यहाँ पे बच गई अवेलेबल 16। यदि जितनी क्वांटिटी उसे ज़्यादा डालते हैं 44 डालते हैं देन यहाँ पे -1 चला जाएगा, यानी कि आपके पास आपने एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेची, आपके पास 44 नहीं है 43 ही अवेलेबल है। इसको भी हम बोल्ड करा लेते हैं और इसको हम अच्छे से डिज़ाइन करा दें। अब से ये कलर में हमारे पास अब आसानी से दिख रहा है। इतना क्लियर। अब आती है हमारे पास एक और चीज़ इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए कि हम जैसे अभी बेचना है हमने, तो बिल नंबर कितना डलेगा, ये बिल तो हम दे चुके, हम यहाँ पे 105 नंबर बिल डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास लास्ट बिल ये दिखा रहा है। यहाँ पे हमने बेचना है CD, और जैसे हमने यहाँ पे CD डाली तो कौन सी ब्रांड, हम जैसे ब्रांड चुने उसका साइज चुने तो यहाँ पे उसका रेट अपने आप आ जाए, बिक्री का रेट, हमको सेल रेट डालने की ज़रूरत ना पड़े।
तब देखो आपको एक सीट और बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपने इन सभी प्रोडक्ट्स के रेट डालने ज़रूरी है। तो देखो मैंने यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी आइटम्स है, ब्रांड, स्पेसिफिकेशन, वही सिर्फ वो की वो हेडिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है जो हेडिंग हमारे पास सभी शीट्स में थी, और सभी के कोड भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मैंने डाले उनके प्राइस, परचेज रेट और सेल्स रेट। परचेज रेट जितने भी हम खरीद रहे हैं और सेल्स रेट कितना % मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन किया है जो हमारा परचेज रेट है उसका 10%। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैं यहाँ पे 20% करा देता हूँ, तो ये सभी का 20% यहाँ पे रेट फिक्स हो जाएगा। अब जैसे वहाँ पे एंट्री करें तो परचेज की एंट्री करें तो ये रेट उठाए, सेल की एंट्री करें तो ये रेट उठा ले। तब हम आइटम कोड को ही लुकअप वैल्यू मान के वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देंगे। सीधा चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगा दें। मैं करता हूँ इक्वल वी लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो हम इसी को मान लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग उठा लेगा। कहाँ से उठा लेगा? वो टेबल एरे हमने एक सीट और बनाई है ये वाली, यहाँ पे इधर से और लास्ट तक हम यहाँ पे सेलेक्ट करा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइटम और बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। क्लियर? कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है? वो हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां है परचेज के लिए और 10वां है सेल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे 9वां डाल देता हूँ, ठीक है ना। 9 नंबर मैंने यहाँ पे डाला, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो यहाँ पे एन एरर दिखा रहा है क्योंकि वहाँ इसको ये वाला ब्रांड नहीं मिला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या आइटम डाले। हमने देखो यहाँ पे CPU डाले हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे आगे देखते हैं रैम डाली है, मदरबोर्ड डाले हैं, SSD, पावर, हमने CD का यहाँ पे डाला ही नहीं है। तो यहाँ से हम एक CPU उठा के देखते हैं। CPU इंटेल का Core i3 फर्स्ट जनरेशन, मैं यहाँ पे डालता हूँ CPU इंटेल का स्पेसिफिकेशन Core i3 और जनरेशन कौन सी, देखो यहाँ पे उठा लिया ना अपने आप। 1300 दिखा रहा है सेल प्राइस, सेल नहीं परचेज प्राइस है ये, है ना। अभी देखते हैं पूरा नाम, अभी पूरा डालते हैं Core i3 और मैं डालता हूँ फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन डालता हूँ मैं फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या प्राइस उठाया, 1200 उठाया, लेकिन कौन सा उठाया 1200? ये लिया इसने परचेज प्राइस, हमको सेल प्राइस चाहिए भाई। हमने तो यहाँ पे सेल क्लिक किया है, परचेज करेंगे तो ठीक है, सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल प्राइस है। समझ गए हम क्या करने वाले? हम यहाँ पे करने वाले हैं इसी फॉर्मूले के अंदर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये सेल इक्वल परचेज, देन हमारा ये फॉर्मूला चल जाए, परचेज रेट उठा ले। अदरवाइज इसी फॉर्मूले को मैं फिर से कराता हूँ, यहाँ से कॉपी Ctrl+C और कोमा करके पेस्ट करा देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 10। बस एक ही तो चेंज करा ना कॉलम इंडेक्स नंबर, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे इफ की और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे अब सेल प्राइस आ रहा है, परचेज पे क्लिक करेंगे परचेज प्राइस, सेल पे क्लिक करा देंगे सेल प्राइस। GST कितना है वो GST हम यहाँ पे डाल देंगे, हो गया हमारा काम जिसको भी बेच रहे हैं। तो पहले परचेज प्राइस कराता हूँ, मैं खरीद रहा हूँ हरीश से और इसकी करा दूँ मैं यहाँ पे एंट्री सेव। तो ये क्या होगा, ये हमारा अभी देखो ये NNA आ रहा है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टॉक ही नहीं है, अभी नई चीज़ खरीद रहे हैं, परचेज करा रहे हैं, सेव करा देंगे। अभी देखो यहाँ पे अवेलेबल दिखा दिया, क्योंकि अभी हमने कोई क्वांटिटी नहीं डाली है किसी भी चीज़ की। परचेज में चलते हैं, हमारे पास एंट्री हो गई, देखो CPU की एंट्री यहाँ पे हो गई। एक हमने ये मैनुअल लिख दिया था इसलिए ये रो खाली आ गई, क्योंकि ये इसके बाद ही पेस्ट करानी थी इसने, ये चल जाएगा, पढ़ा रहने तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रही है, ये इसलिए आ रही है रेफरेंस एरर, हमने यहाँ पे रो का फंक्शन लगाया था सीरियल नंबर जनरेट कराने के लिए। आप रो का फंक्शन न लगाएं, यहाँ पे एग्रीगेट लगाएं। तो मैं क्या कराता हूँ, यहाँ से फंक्शन कराता हूँ डिलीट और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं इक्वल। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हमने क्या कराना है, हमने काउंटा कराना है, ठीक है। हम ये चुनेंगे कोमा, इग्नोर एरर्स एंड ब्लैंक रो को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, हिडन रो और एरर्स को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो हम हाइड भी करा सकते हैं, कोई एरर भी आ सकती है ना, तो इस सीरियल नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और हम यहाँ पे काउंटर करा लेंगे किसको, यहाँ से कोलन यहीं तक ब्रैकेट क्लोज और पहले वाले को करा देंगे फिक्स और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये सीरियल नंबर जनरेट करा देगा और लास्ट तक इसको फिल करा देते हैं, ये अपने आप सीरियल नंबर जनरेट होते जाएंगे। और यदि यहाँ पे यदि ब्लैंक है आपका
यहाँ पे हम करा देंगे एक और फंक्शन, इफ यदि ये सेल इक्वल ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना ये फॉर्मूला आ जाए, और लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, एक ब्रैकेट नहीं लगाई हमने, यहाँ पे डैश लगा दिया ना। ओके कराते हैं, ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट लग गई, अपने आप हो गया काम। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। अब क्या होगा, अब जहाँ तक हमारा डेटा रहेगा वहाँ तक ही सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे, ना तो कोई मिस्टेक होगी बीच में भी। देखो वहाँ पे पहले ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप भी नहीं होगा। अब ये एंट्री आ गई, स्टॉक में चल के देखते हैं। स्टॉक हमारा अभी से तो यहाँ तो सीपीयू की एंट्री नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है, अपडेट करा के क्लिक कराते हैं। देखो अपडेट कराएंगे, आ गई सीपीयू की एंट्री, 10 हमने खरीदे थे, बेचे कितने, कुछ भी नहीं बेचा है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर देखो, अब हम यहाँ से आइटम चुन रहे हैं बार बार, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ तो मेरे पास इस प्रकार से मैं सेलेक्ट करा सकता हूँ। तो इस सभी आइटम्स की हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करा लेंगे। इधर भी हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा के इस एरर को भी खत्म करा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला लगा दूँ तो ये एरर भी हमारे पास नहीं आएगी, इसको भी हम इस प्रकार से छुपा सकते हैं। ठीक है, ये एरर भी छुप जाएगी हमारी, जब तक कि पूरा आइटम नहीं डलेगा उसका रेट नहीं आएगा। इनको भी हम इफ एरर के जरिए छुपा सकते हैं कि जब तक यहाँ पे कोई आइटम नहीं डला है तो यहाँ कुछ शो ही ना करे। तो इधर भी मैं इफ एरर लगा लेता हूँ, सही चल रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ब्रांड के लिए भी, भाई हमको यही नहीं पता कि ब्रांड नेम क्या है, तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं। उसका साइज वगैरह के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उसकी जनरेशन कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, आप थोड़ा सा आके देखोगे यहाँ पे सभी आइटम्स की मैंने लिस्ट बनाई है। ब्रांड कौन कौन से हैं, स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, जनरेशन कौन कौन सी है, इस प्रकार से अलग से लिस्ट बना के इन लिस्ट को हम ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं। और उसको हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं कि जो आइटम हो उसी से डिपेंड आए। यदि सीपीयू डाल रहे हैं तो सीपीयू के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ इंटेल और राइजन से संबंधित आए, ना कि 4 GB 8 GB 16 GB आए, है ना। डिपेंडेंट बना सकते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे और डेटा वैलिडेशन किस प्रकार से लगाएंगे, ये सारे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बताए हैं। एक बार मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बता देता हूँ, और डिपेंडेंट के लिए आप हमारे वो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने अभी बनाना है ब्रांड के नाम से, तो देखो हम सीधा सीधा यहाँ पे जाएंगे, ब्रांड के ऊपर चलेंगे, डेटा के अंदर यहाँ पे मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन के नाम का। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा लेंगे और यहाँ से चुनेंगे लिस्ट। लिस्ट कौन सी देनी है हमने, लिस्ट हमने यहाँ पे ब्रांड के लिए ये लिस्ट डाल देनी। इस प्रकार से सेलेक्ट करा के ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपके पास लग चुका है ना। CPU AMD का डालते यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्पेशलाइजेशन में या साइज़ के अंदर हम यहाँ भी डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कराएंगे। डेटा वैलिडेशन लिस्ट रेंज दूसरी ले लेते हैं, इस बार हमारे पास यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, स्टॉक में चलेंगे, ये वाली लिस्ट चुन लेंगे दोबारा से। क्लियर, ओके। देखो यहाँ भी आ चुकी है। AMD कौन सा लेना हमने, राइजन 3 का जनरेट हो गया। वैल्यू या उसकी जनरेशन उसके लिए भी लगा देते हैं यहाँ पे, चलो बता रहे हैं तो लगा ही देते हैं। साथ साथ हम यहाँ पे लिस्ट और लिस्ट रेंज हमारे पास स्टॉक के अंदर वैल्यू वाली, देखो ये आ गई यहाँ पे जनरेशन और वैल्यू, ये कंप्लीट यहाँ से हम जितनी भी हमारे पास लगा देंगे। ठीक है, ओके करा देंगे। देखो यहाँ से हमने क्या चुनना है, इसकी जनरेशन चुननी है, सेकंड जनरेशन हो गया कंप्लीट। लेकिन ये बनेगा नहीं क्योंकि राइजन 3 सेकंड नहीं है, राइजन 3 हम थर्ड में करा के देखें। लेकिन राइजन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन नहीं होता, वो इंटेल के होते हैं। राइजन के लिए हमने उसकी जनरेशन लेनी पड़ेगी, तो इसलिए डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइजन की चुनता हूँ, यहाँ पे जनरेशन ये 3100 देखते हैं। ठीक है, राइजन 3 3100 हमने लिया यहाँ पे जनरेशन, तो उसका परचेज रेट कितना दिखा रहा है, 3800। सेल रेट 4560। क्वांटिटी हम यहाँ पे यदि डालते हैं 10, कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि राइजन का हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। मैं स्टॉक ऐड कराता हूँ, परचेज में चलते हैं, मैं बिल नंबर 106 पे स्टॉक ऐड करा देता हूँ 18% GST से, और कुलदीप से हमने लिया, और सेव करा देंगे परचेज के अंदर। अब देखो इसी को ये अवेलेबल क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है इसलिए अवेलेबल दिखा रहा है, अवेलेबल 0। यहाँ पे फिर से मैं वही आइटम डालूँ, क्या था हमारे पास, CPU था, किसका, AMD, और राइजन 3 लिए हमने लिया था 3100, है ना। तो यहाँ पे मैं 3100 को चुनता हूँ। अब देखो सेल प्राइस इसका वही आ गया। क्वांटिटी में यहाँ पे जैसे ही 5 डालता हूँ तो इधर अभी भी नहीं दिखा रहा,
क्यों नहीं दिखा रहा? हमने स्टॉक को अपडेट नहीं किया। यहाँ पे राइजन की सीपीयू है नहीं, स्टॉक को अपडेट कराएंगे आगे। अब देखते हैं उधर चल के, हमारे पास अवेलेबल दिखा रहा है, 5 अवेलेबल हैं, 5 बेच रहे हैं, 5 अभी बच रहे हैं। यदि यहाँ पे 10 कराता हूँ तो 0 बच जाएंगे, लेकिन अवेलेबल है 10 हमारे पास। 11 करेंगे तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा, हम नहीं बेच सकते। कैंसिल का बटन हमने चालू नहीं किया था, कैंसिल वाला चालू कराते हैं। उसके लिए छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, इसका दे देते हैं नाम कैंसिल। ओके, और क्या कैंसिल मतलब जो भी एंट्री हमने करी है वो क्लियर हो जाए। सीधा सीधा हमने क्या क्लियर कराना है? बिल नंबर, आइटम, ये हमने फॉर्मूला लगा रखा, नहीं कराएंगे क्लियर। इसको कराना है, इसको कराना है, ये नहीं कराएंगे। टुडे की डेट आ रही है, इसको 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 और नेम को, ये हमने क्लियर कराने। और डिलीट प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से, पहले वाले पे छोड़ देंगे और मैक्रो को करा देंगे स्टॉप। इसके ऊपर अब वो वाला मैक्रो हम असाइन करा दें, अभी जो हमने किया है। राइट क्लिक करेंगे, कैंसिल वाला मैक्रो हमारे पास ये रहा, ओके बस। अब जो भी यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें डालता हूँ और कैंसिल पे कराता हूँ, देखो ये क्लियर हो जाती है ना। डेट के अंदर टुडे की डेट डली हुई है, आज की डेट, मैंने यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगाया, टुडे। तो क्या होगा, जिस दिन भी आप एंट्री करोगे या जिस दिन बेच रहे हो उसी दिन की यहाँ पे डेट आ जाएगी, ताकि हमारी इनवॉइस जनरेट होने में दिक्कत ना आए। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में जो फाइल मिली होगी उसमें मैंने देखो इनवॉइस भी बना के रखी हुई है। हम इनवॉइस यहाँ पे बिल नंबर से जनरेट करा रहे हैं। कैसे जनरेट करा रहे हैं? बिल नंबर 101 की इनवॉइस बनानी है, या बिल नंबर हमने 103 की इनवॉइस बनानी है, देन हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे, 103 की इनवॉइस रेडी हो जाएगी। बिल नंबर 102 की इनवॉइस देखनी है, बिल नंबर 102 की जनरेट कराएंगे, बिल नंबर 102 पे कोई है ही नहीं, ये सेल्स इनवॉइस है। 101 की इनवॉइस हम देखें, जनरेट करेंगे, 101 की इनवॉइस पे हमारे पास सीडी खरीद रखी हैं 2। यदि 101 बिल पे ज़्यादा आइटम खरीद रखे होते तो ज़्यादा दिखा देता। ठीक है, एक आइटम और मैं खरीदता हूँ, 101 पे बेचता हूँ, है ना। अभी सेल बुक पे 101 पे मैंने देखो एक ही चीज़ बेची हुई है, 101 पे दूसरी चीज़ बेचता हूँ। सेल की एंट्री कराएंगे, बिल नंबर 101 के ऊपर इसको हम बेच देते हैं, एक रैम दे देते हैं, सैमसंग की रैम दे देंगे 8 GB की, और जनरेशन 3rd जनरेशन। रेट नहीं आया 3rd जनरेशन का, रेट नहीं डाला है रैम का मैंने, है ना। रेट डाला है, नहीं डाला, रेट नहीं डाला हुआ है। कोई और आइटम देख लेते हैं, मैं इंटेल का CPU देखता हूँ, और एक CPU दे देते हैं Core i5 जनरेशन 1st, और सेल प्राइस आ चुका है इसका। क्वांटिटी एक CPU हम दे देते हैं 18% GST से, और सुरेश को 101 बिल सुरेश का ही है, ठीक है। सेव करा देंगे सेल के अंदर इसको। अब देखो इनवॉइस के अंदर हम यहाँ पे फिर से जनरेट कराते हैं, देखो यहाँ पे 101 बिल के 2 आइटम यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इसको यदि आप इस फाइल में से देख करके खुद से लेना चाहे खुद से बना सकते हैं, या फिर इसको समझना है कि हमने ये सेल इनवॉइस कैसे बनाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये सेल इनवॉइस क्रिएट करना और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कराना। हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी तो देखना है ना, वो भी हम निकालना सीखेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।